5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के 7 चरणों के चुनाव में से 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अब सब दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसका 15 साल का राजनीतिक निर्वासन खत्म होगा। 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसके मुख्यमंत्री थे मौजूदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह। आज राजनाथ सिंह हमारे साथ हैं और देखते हैं कि 2002 से 2017 में क्या वो फिर से सरकार ला सकते हैं। 2002 में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी, 2017 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संभावना? अब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो 14 वर्षों से वनवास था वो समाप्त होगा। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह जी रहेंगे? नहीं, ये तो हम लोगों ने पहले ही बैठकर यह फैसला किया था पार्लियामेंट्री बोर्ड में कि हम लोग कोई मुख्यमंत्री का प्रत्याशी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और उसके बाद फिर बैठकर हम लोग तय करेंगे कि सरकार बनने के बाद किसको मुख्यमंत्री बनाना, विधायकों से भी राय परामर्श ली जाएगी, उसके बाद ही निर्णय होगा। सर, उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चेहरा माना जाता है राजनाथ सिंह जी को। भारतीय जनता पार्टी के जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं चुनाव के प्रचार के लिए, उसमें सबसे पहला चेहरा भी राजनाथ सिंह जी का है और जो एग्जीक्यूटिव तौर पे लीडर माना जाता है कि मतलब लोकप्रिय चेहरा, भले ही बहुत सारे लोग यहाँ पर पार्टी के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो एक लोकप्रियता होती है, एक सहमति होती है, वो राजनाथ सिंह जी को लेकर है। तो फिर हिचकिचाहट क्यों है पार्टी को? यानी पार्टी को कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है। यह तो हम लोगों की एक रणनीति का पार्ट था कि हम लोगों ने तय किया था कि बिना चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट किए ही हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले भी झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी हम लोग चुनाव लड़े थे तो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किए थे। यह जो हुआ है हम लोगों की आपस की सहमति से हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि जनता समझती है कि कौन होगा उनका नेता? जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने के बाद कोई भी मुख्यमंत्री बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें और राजनाथ सिंह जी की बात करें तो राजनाथ सिंह जी उन नेताओं में से हैं पार्टी के जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस पार्टी में काम किया है। भारतीय युवा मोर्चा में काम किया, उससे पहले जनसंघ के लिए काम किया, फिर युवा मोर्चा के अध्यक्ष आप रहे, फिर पार्टी में आए, प्रदेश महामंत्री रहे, फिर मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हैं, उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष 2 बार रहे हैं। अब तो ये पार्टी का चरित्र नहीं रहा। अब तो जैसे हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठे हैं तो अब तो पैराशूट ड्रॉपिंग कहा जाता है पॉलिटिकल लीडर्स को। नहीं, ऐसा नहीं है। अब भी धरातल से ही उठकर लोग ऊपर आते हैं। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है कि कहीं लाकर बाहर से किसी को जो है टपका दिया जाए। अभी जो चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 से ज़्यादा उम्मीदवार आपके बाहरी उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी में या तो अभी अभी आए हैं या कुछ वक्त पहले आए होंगे। पार्टी का जनाधार जब बढ़ने लगता है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जिन लोगों को पार्टी में एकोमोडेट किया जा सकता है पार्टी ने उनको एकोमोडेट किया है और यह तो हर राजनीतिक पार्टी में होता है और इसके पहले भी हुआ है। अब केवल जो लोग हैं केवल हम उन्हीं को लेकर चलेंगे और यदि बाहर से कोई आना चाहता है तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसा निर्णय भी पार्टी के हित में नहीं होगा। लेकिन 1/4 उम्मीदवार करीब हो गए, मतलब हर 5वां उम्मीदवार बाहरी उम्मीदवार है इस समय पार्टी का। तो आप जैसे लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, क्या आपको कार्यकर्ता की वो पीड़ा नहीं समझ में आती कि जो कार्यकर्ता राजनाथ सिंह जी के साथ या उसके बाद में लगातार पार्टी के साथ जुड़ा रहा है और उसका नंबर नहीं आता, वो सिर्फ अभी मालाएं पहना रहा है? नहीं, अब जो कार्यकर्ता टिकट चाहते थे उनको टिकट नहीं मिल पाया है। सरकार बनने के बाद उनके मान सम्मान और उनके योगदान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इससे ऐसा भी लगता है कि वो पार्टी भले ही दावा करते हो बहुत मजबूत पार्टी है और चुनाव में उसका जो है हालत जो है ठीक है, यदि हालत ठीक हो तो फिर अपने घर से ही लोगों को उम्मीदवार बना लें। नहीं, हालात तो भारतीय जनता पार्टी की केवल उत्तर प्रदेश नहीं सारे देश में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी विनेबिलिटी देखी जाती है और विनेबिलिटी भी असेसमेंट के आधार पर ही उसका निर्धारण होता है। कुछ सर्वे रिपोर्ट रहती है, कुछ लोगों के द्वारा जो रिपोर्ट्स प्राप्त होती हैं उस आधार पर हम तय करते हैं कौन कैंडिडेट होगा चुनाव जीत सकता है।
उस आधार पर इलेक्शन कमेटी को फैसला करना होता है। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं जो कि टिकट के दावेदार थे, उनको नहीं मिल पाया है, तो बाद में पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार बनने के बाद उनकी पार्टी चिंता करेगी। लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट में बदलाव आया? क्योंकि जब राजनाथ सिंह जी को देखते हैं तो लोग सोचते हैं ये पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है। अब विचारधारा की पार्टी से विनेबिलिटी की पार्टी बन गई है? नहीं, विचारधारा वाली भी पार्टी हैं, लेकिन हम यदि राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में जनता भी राजनीतिक पार्टी से अपेक्षा करती है कि उस पार्टी की सरकार बने। तो हम सरकार बनाने के लिए भी राजनीति कर रहे हैं, और सरकार बनाकर ही हम समाज की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। तो जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ, बल्कि कहना चाहिए चुनाव प्रचार से पहले, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को समझ रही थी। फिर थोड़ा सा चुनाव आगे बढ़ा तो आपकी पार्टी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी से हमारी मुकाबला है। आज आप कहाँ मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में लड़ रही है। कहीं पर सपा कांग्रेस अलायंस बीजेपी के साथ लड़ रहा है, और कहीं पर बसपा बीजेपी के साथ लड़ रही है। कोई चाहे अलायंस हो अथवा बीएसपी, इनमें से कोई भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में नहीं लड़ रहा है। भाजपा सभी विधानसभा क्षेत्रों में लड़ रही है। अभी जो आज 4 चरण पूरे हो चुके हैं, आप किसको मुख्य प्रतिद्वंदी देख रहे हैं कि यदि सरकार बनाने की बात आई तो मेन कॉम्पिटिटर के तौर पे कौन सी पार्टी रहेगी? अब यह कहा नहीं जा सकता कि नंबर 2 और नंबर 3 में बसपा रहेगी अथवा सपा कांग्रेस अलायंस रहेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी चिंता करते हैं क्योंकि आपकी दोस्ती जो है बहुजन समाज पार्टी से बार बार होती रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से बहन जी के साथ, मायावती जी के साथ चला जा सकता है? नहीं, उसमें अगर मगर की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार स्पष्ट बहुमत हासिल होगा ही होगा। कोई संभावना उसमें? कोई संभावना नहीं है। इसे किसी के साथ गठबंधन होने का प्रश्न ही नहीं है। अभी जो कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया तो 228 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी विधानसभा में, और करीब करीब 30-40 सीटें कांग्रेस के पास रही, तो 260 सीटें होती हैं उनकी 2012 के विधानसभा के हिसाब से। तो आपको नहीं लगता कि वो गठबंधन जो है एक बड़ी ताकत के तौर पर निकल कर आया? कोई सवाल ही नहीं है। पहली बार समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, और मुलायम सिंह जी ने तो ताजिंदगी कांग्रेस का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी को अपनी खड़ा किया था। लोग इस अलायंस को पूरी तरह से अननेचुरल, अस्वाभाविक मानते हैं और अवसरवादी इसे गठबंधन मानते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत जनाधार था उसमें कमी आई है इन दोनों के मिलने के बावजूद, और दोनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के जनाधार में इससे कमी आई है। दोनों नौजवान चेहरे हैं, राहुल गांधी भी और अखिलेश भी, और भारतीय जनता पार्टी खुद भी हमेशा से युवाओं को, नेतृत्व को तरजीह देती रही है। तो आपको नहीं लगता कि एक युवा नेतृत्व जो है वो चुनौती हो सकता है, और देश का जो मतदाता है, वोटर है, वो भी चाहे कि एक यंग लीडरशिप आए? नहीं, दोनों नौजवान हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेताओं में से श्रीमती शीला जी दीक्षित, जो कि मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की 15 वर्षों तक, उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी में मैच्योरिटी की कमी है। जो एक नेता के अंदर परिपक्वता चाहिए उसकी कमी है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं की पार्टी के नेता ने कहा है। और यहाँ के उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं वह कहते हैं कि मैं अभी तो अप्रेंटिसशिप में हूँ, अप्रेंटिस हूँ। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार चलाना तो अप्रेंटिस के माध्यम से अथवा थोड़ा जो परिपक्व न हो उसके माध्यम से नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शीला जी ने जिस तरह का बयान दिया है कि राहुल गांधी एमेच्योर हैं, वो शायद उनका फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है कि पहले उन्हें पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, उनके साथ रैलियां की, आक्रोश रैली की, और उसके बाद जब आक्रोश जनता का बाहर हुआ या नहीं हुआ, उनको हटा के अखिलेश जी को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन है पार्टी के वरिष्ठतम नेता, उन्हीं का स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। मैं अपनी तरफ से किसी को ना इमेच्योर्ड कह रहा हूँ, ना अप्रेंटिस कह रहा हूँ। अब अप्रेंटिस तो स्वयं यहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने को कहा है, और उनकी वरिष्ठ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ही उनको अपरिपक्व नेता मानते हैं। तो मैं क्या कहूँ, ये कहाँ तक इन
दोनों नौजवानों का यह मेल अथवा यह गठबंधन उत्तर प्रदेश के हित में हो पाएगा? कैसे यह संभव है? नहीं संभव है। जो समाजवादी पार्टी में पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, फैमिली ड्रामा जिसे लोग कहते हैं, जो नाराज़गी रही मुलायम सिंह जी की, अखिलेश जी की, और बाद में सब लोग आए साथ में, क्या आप भी इसे एक पॉलिटिकल ड्रामा के तौर पर देखते हैं? नहीं, अब जैसा लोग कहते हैं कि अंतर्कलह था, और अंतर्कलह वो आज भी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन किसी परिवार में कोई कलह होती है तो उस परिवार में झांक कर हमको कलह देखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और उससे हम उसका आनंद नहीं है, और उससे हम आनंदित भी नहीं होते। सर्जिकल स्ट्राइक का असर कितना आप देखते हैं, और क्यों सरकार ने या पार्टी ने उसको बड़ा इशू नहीं बनाया इन चुनावों में? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक को हम पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा काम किया, अच्छा काम किया, जिसको इस देश की जनता ने अप्रिशिएट किया है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ। और एक नेशनल प्राइड का इशू है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का इशू है, और मैं समझता हूँ कि इसे बीजेपी की ही नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी इसकी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करना, राष्ट्रीय गौरव के प्रति अपनी श्रद्धा रखना, यह सभी राजनीतिक पार्टियों का दायित्व बनता है, केवल एक राजनीतिक पार्टी का नहीं। दूसरा जो बड़ा फैसला हुआ नोटबंदी का, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू में चिंता कर रही थी कि क्या इसका नुकसान होगा। आज क्या स्थिति है? और आज ही राहुल गांधी जी ने कहा है कि नोटबंदी का जो फैसला है वो एक पागलपन या सनक का फैसला है। अब यह चुनाव परिणाम ही बतला देगा नोटबंदी का फैसला कैसा है। और यहीं का नहीं, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। चंडीगढ़ में हुआ है, वहाँ भी विजय प्राप्त हुई है। उड़ीसा में चुनाव हुए हैं पंचायतों के, उसमें भी विजय प्राप्त हुई है। नोटबंदी के फैसले का स्वागत इस देश की जनता ने किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस फैसले के बाद 40-50 दिन के लिए कुछ थोड़ी बहुत समस्या थी। तो क्या नोटबंदी को भारतीय जनता पार्टी इन विधानसभा चुनावों में जनादेश के तौर पर देखती है? नहीं, जनादेश कई लोकल इशूज भी रहते हैं विधानसभाओं के चुनाव में, इसलिए हम नहीं कह सकते सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, यह सब हमारे कोई बहुत पॉलिटिकल इशूज हैं। लेकिन बट नेचुरल है कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में है, थोड़ा बहुत उसके परफॉर्मेंस को लेकर भी तो चर्चा तो होती ही है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के लेकर लोग संतुष्ट ही नहीं हैं, बल्कि अपने को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। लेकिन हम इन चुनावों में गंगा से शुरू हुए और गधे तक पहुंच गए, और आज अखिलेश जी ने कहा कि ये चूहा है सारी बात। राहुल गांधी ने कहा कि मेक इन इंडिया का जो बब्बर शेर है वो चूहा बन गया है। तो गंगा से गधे और गधे से कबूतर और कबूतर से चूहे तक हम पहुंच गए। कहाँ पहुंचना चाहते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि अपने विचार व्यक्त करते समय बराबर संयुक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और इस बात को नहीं भूलना चाहिए, प्रधानमंत्री कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री का यह पद स्वयं में एक संस्था है। कोई संस्था हो अथवा कोई व्यवस्था हो, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसकी डिग्निटी को लोअर डाउन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे बचना चाहिए, मैं यही सुझाव देना चाहूँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे नेता लगातार कोई ना कोई आरोप, आक्रमण, हमले जो हैं कांग्रेस के नेताओं पर करते रहे। यदि साक्षी महाराज का जिक्र करें, साध्वी निरंजन ज्योति का जिक्र करें, ऐसे कई लोग हैं, विनय कटियार साहब हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने, जो मुझे लगता है कि राजनाथ जी को पसंद नहीं आएगा सुनने में। नहीं, हमारा कहना है कहीं पर कोई भी हो, बराबर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम संयत भाषा में किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम संयत भाषा का ही प्रयोग करें। आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने एक नया कैंपेन शुरू किया था, यूपी के लड़के और बाहर के लड़के। तो उसमें यूपी के लड़कों में अखिलेश जी और राहुल जी थे, और बाहर के लड़कों में उन्होंने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया। अब इसे मैं क्या मानूं? मानसिक रूप से यदि एक मानसिक दिवालियापन ही इसे कहा जाएगा ना, और क्या कहा जाए। प्रधानमंत्री किसी राज्य का होता है, प्रधानमंत्री तो सारे देश का है। अब उसको यह कहना कि देश के किसी राज्य के लिए वह बाहरी हो गया, मैं समझता हूं कि उस पद अथवा उस संस्था के साथ अथवा उस प्रधानमंत्री के साथ जस्टिस नहीं है।
सर, पार्टी का एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहा, जिससे आप भी जुड़े रहे, जिसको लेकर चर्चा होती रही, राम मंदिर को। लेकिन इन चुनावों तक आते आते जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, जहां पर वो कुछ फैसले कर सकती है, और उत्तर प्रदेश में आप सरकार बनाने की तैयारी में हैं, तब आप राम मंदिर पर चुप हैं। नहीं, चुप रहने का सवाल नहीं है। ऐसा है कि इस समय सारा का सारा मामला न्यायालय के विचाराधीन है और इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। तो मैं समझता हूँ कि सबका न्यायपालिका के प्रति सम्मान है, हमको न्यायपालिका के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन जब 3 तलाक की बात आती है तो अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा कि हम 3 तलाक पर चर्चा करेंगे सरकार में आने के बाद। तो क्या ये फैसला आप मानते हैं कि इलेक्शन के दौरान करना चाहिए था पार्टी को, या कम्युनलाइज? कुछ लोग कहते हैं, अखिलेश ने भी कहा कि आप कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि वह भी मामला न्यायालय के विचाराधीन है और हम लोगों को जो कहना चाहिए न्यायालय में, वो बात हम लोगों ने कही है, अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। बार बार ये बात आती है कि आप 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं की चिंता करते हैं, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सही कहते हैं और उसी अनुरूप प्रधानमंत्री काम भी कर रहे हैं। लेकिन चुनावों में आपने उनको हिस्सेदारी नहीं दी, 20% आबादी को पार्टी ने कोई हिस्सेदारी नहीं दी है, तो इसे सबका साथ सबका विकास कैसे माने, इस पर सवाल तो लोग करते हैं। चिंता सबकी की जाएगी, ऐसा नहीं है। टिकट में सामान्यतः विनबिलिटी लोग देखते हैं, इसलिए शायद न हो पाया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार जी बन जाएगी तो हम किसी धर्म के मानने वालों को छोड़ देंगे, उनकी उपेक्षा होने देंगे, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोप लगाती रही, लेकिन इस बार कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा जो परिवार के लोग हैं उनको टिकट दिया गया। लेकिन टिकट देना परिवारवाद नहीं है। पूरे परिवार का वर्चस्व ऐसा नहीं कि पिता के बाद कोई आकर बैठ गया और पूरे शासन की बागडोर उसने संभाल ली और तो पूरे के पूरे पार्टी की बागडोर संभाल ली, उसको आप परिवारवाद कहते हैं। अब मान लीजिए किसी नेता का कोई लड़का काम कर रहा है, 8 साल 10 साल 15 साल से अधिक काम कर रहा है और उसमें आपत्ति नहीं है लोगों को कि 10 साल से काम कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं पंकज जी का जिक्र करूँ, पंकज सिंह का, तो उसके लिए लोगों को आपत्ति नहीं है कि पंकज सिंह 15 साल से 20 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यशपाल आर्य के बेटे यदि आ जाते हों, मृगांका सिंह यहाँ पर आते हों, उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिनका नाम का जिक्र नहीं करते, वो सब लोग आपके साथ आए और वो तुरंत इसमें आ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम है, उनके बेटे का नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, उन पर लोग सवाल खड़े करते हैं। मैंने कहा ना कि चुनाव में एक विनेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर होता है कैंडिडेट का डिसीजन करते समय, और यह लगा कि उस स्थान पर किसी नेता का लड़का यदि जीत हासिल कर सकता है तो अपनी पार्टी का ही वह परिवार है, वह दे दिया है, कोई अपराध नहीं है। ऐसे परिवारवाद कहेंगे भी नहीं। सर, आपने इन चुनावों में 5 राज्यों में करीब 100 रैलियाँ कर ली हैं, 100 रैलियाँ हो गई, 99 रैली पूरी हो गई, शतक आप पूरा कर रहे हैं। तो जो शतक पूरा कर रहा हो उस बैट्समैन से मैं ये पूछ सकता हूँ कि ये 5 मैच की जो सीरीज है उसमें 2 जो मैच हैं टेस्ट मैच हैं उत्तर प्रदेश का और पंजाब का, 2 वनडे मैच हैं गोवा का और उसका उत्तराखंड का, और एक T20 मैच है मणिपुर का। इसका रिजल्ट क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से? वैसे रिजल्ट अच्छे होंगे। अब शेष राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, मणिपुर का हो रहा है और उत्तर प्रदेश का भी चल रहा है, लेकिन मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। ये सीरीज भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 5 मैचों की सीरीज? मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि जीतेगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। गोवा को लेकर आप कॉन्फिडेंट? हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। उत्तराखंड को लेकर? बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंट। पंजाब में क्या आपको लग रहा है? हाँ, पंजाब में भी अब चुनाव हो चुका है, अब नेक टू नेक है। और उत्तर प्रदेश में आपको पूरा भरोसा लग रहा है? क्लियर मेजॉरिटी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने जा रही है। ये इंटरव्यू ख़त्म कर रहे हैं तो वापस वहीं पहुंचते हैं कि 2002 में मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह, 2017 में भी क्या हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि राजनाथ सिंह जी को दिल्ली की बजाय लखनऊ में बड़े राज्य की जिम्मेदारी दी जाए और वो स्वीकार करें? देखिए, स्वीकार अस्वीकार, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये सब तो प्रश्न ही नहीं होता है। लेकिन जो भी ये सब सारे फैसले होते हैं वो पार्टी ही करती है और हम सब लोग बैठ कर तय करेंगे। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ कर तय करेगा क्या करना, कैसे करना। जो पार्टी के हित में होगा वही करेंगे हम लोग।
मतलब पार्टी यदि ये जिम्मेदारी देगी, आपको लगता है कि पार्टी के हित में होगा तो आप लखनऊ मिल सकते हैं? नहीं, ये तो काल्पनिक प्रश्न है ना, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता। संभावनाओं के तौर पे मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश का बहुत दौरा किया मैंने भी, तो उसमें लोग समझते हैं कि सबसे लोकप्रिय लीडर राजनाथ सिंह जी हैं, और वो तो ये समझते थे कि यदि राजनाथ सिंह जी को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता तो पहले दिन से इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं लोकप्रिय यहाँ भी, ऐसा नहीं है। दिल्ली से लखनऊ आने में आपको तो परेशानी नहीं है? नहीं, ना जाना, अब पार्टी जो भी फैसला करती है उसको हम लोग मानते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राजनाथ जी चाहते हैं कि पार्टी की सरकार बने, दिल्ली से लखनऊ किसे आना है ये पार्टी तय करेगी।